very new, but what we'll do, let me finish the class first. आखिरी के 10 मिनट हम, मैं थोड़ा आज तेज चलती हूँ कि आखिरी के 10 मिनट हम इसके ऊपर डिस्कस कर सकें, ठीक है? Okay, ma'am. Thank you. हाँ जी, ओके। अंकित, शुड आई स्टार्ट माई क्लास? यस मैम, स्टार्ट करिए। राइट। आज का हमारा टॉपिक है प्रोक्योरमेंट अगेन, बट अब उसकी स्ट्रेटेजीज और बेस्ट प्रैक्टिसेस। प्रोक्योरमेंट के बारे में हमने बात करी अपनी पिछली स्लाइड्स में। नाउ टू अंडरस्टैंड हाउ दिस थिंग वर्क्स, थोड़ा सा और इसके अंदर डीपली जाते हैं। परचेज, व्हाट काइंड ऑफ परचेज, क्या परचेज होती है कंपनी को चलाने के लिए, किस करने के लिए? तो अगर हम बहुत ही सादी भाषा में बोले, इनफैक्ट आप मुझे बताइए, मैं तो वो अभी आंसर दूंगी आपको। आप मुझे बताओ कि व्हाट इज प्रोक्योरमेंट एक्चुअली? वी हैव completed one whole class on this Ma'am, procurement in one is line. simply uh, having some resources with us जो Resources किसी means what और के in? मैम for example I am a manufacturer and I require threads for Hmm, manufacturing my product. hmm. Then So procurement for acquiring me is goods. to purchase that thread and make it available in my facility Exactly. for the Yeah, manufacturing process. sim. Procurement is acquiring goods or services for your particular business जो आप कर रहे हो। कंपनीज के भी यही होता है। हमने ये भी करा कि परचेजिंग टीम्स होती हैं, सब कुछ हमने इसमें डिस्कशन करा था सारा का सारा। तो इसमें भी जो प्रोक्योरमेंट है, जो परचेजिंग की जो तरीका है, वो दो तरह का होता है। और ये यहाँ पे जो मैं आप लोगों को एक वाइड स्पेक्ट्रम पे जो है डिटेल्स दूंगी। मल्टीनेशनल्स, बिग कंपनीज, और आप लोग छोटे बिजनेस ओनर्स भी, नॉर्मल मीडियोकर बिजनेस ओनर्स भी इस चीज के ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं कि उनको सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट चाहिए या डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट चाहिए। वी नीड टू अंडरस्टैंड बोथ द पार्ट्स ऑफ दिस प्रोक्योरमेंट, सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट। तो सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट क्या होता है? ये सिस्टम इस तरह से काम करते हैं जहां पर परचेजिंग के जो डिसीजंस होते हैं, परचेजिंग टीम्स होती हैं, बट जो परचेजिंग के डिसीजंस होते हैं और जो एक्टिविटीज परचेजिंग से रिलेटेड होती हैं, वो एक सिंगल सेंट्रल डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। और एक ही टीम होती है, मतलब एक उनका बॉस है और साथ में उसकी भी नीचे सारी की सारी टीम है। इसमें मैं आपको होटल का ही दूंगी। जैसे अब आई वर्क विद होटल ताज। तो जैसे ताज में जो था, एक ही था, वो सेंट्रलाइज था ताज का सारा सिस्टम। तो वहां पे एक ही प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट था, जहां पे प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के एक बॉस थे और उनके अंडर में डिफरेंट, आई मीन पूरी की पूरी टीम काम करती थी। बट जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, बिकॉज होटल इज रिलेटेड टू ऑल, हाउस कीपिंग, रूम सर्विस, बहुत रेस्टोरेंट्स, उनका फूड डिपार्टमेंट होता है, F&B डिपार्टमेंट, और जितना भी होता है, सबका सबका जो कंट्रोल था वो एक ही परचेज मैनेजर आप कह लो या प्रोक्योरमेंट टीम के पास था, यानी कि वो सेंट्रलाइज था। अब सेंट्रलाइज अगर प्रोक्योरमेंट होते हैं तो क्या क्या फायदे होते हैं? सबसे बड़ी बात होती है सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट में आपकी कॉस्ट की सेविंग हो जाती है। आप जो होते हैं अपना जिस तरह से भी, वन सेकेंड। अगर आप की परचेजिंग में आपने, अगर सिंपल एक आपका डिपार्टमेंट है जो कि सारे के सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की परचेजिंग को हैंडल कर रहे हैं, जो भी वहां पे सामान की कमी है अगर उसको हैंडल कर रहे हैं, तो सबसे पहला फायदा हो जाता है कॉस्ट सेविंग का। कॉस्ट सेविंग के होने से क्या होता है? बल्क बल्क बाइंग। आप जो होते हैं बल्क में सारा सामान ले लेते हैं। टीम्स ये डिसाइड करती हैं, मैनेजर्स बैठ के ये डिसाइड करते हैं कि हम एक बार में टेंडर निकालते हैं, हम एक बार में प्रपोजल मार्केट में फ्लोट करते हैं, सो दैट कि डिफरेंट वेंडर्स आके अपने अपने प्रपोजल हमको दे, जिससे कि हम जिनसे बल्क बल्क में जो है हमारे रिक्वायरमेंट्स जो हम उसको ले सकें। अगर हम होटल डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो जैसे
नॉन वेज फूड है तो खूब सारा चिकन मटन जो है बल्क में आ रहा है, वेजिटेबल्स हैं, अगर वेजिटेरियन है उनका तो बल्क में ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि खपत भी उतनी ही होती है। तो ये बड़ी कंपनीज का हो जाता है। तो मोस्टली बड़ी कंपनीज में अगर हम प्रोडक्शन वाली कंपनीज के ऊपर जाते हैं तो वो भी जो होता है, अब अ, मतलब ये हम लोग डेली इसमें भी करते हैं कि सिंगल चीज अगर हम लेंगे तो उसकी जो प्राइस है दैट इज लिटिल हायर। और अगर हम कोई चीज बल्क में खरीदते हैं तो हमें ओवरऑल कॉस्टिंग में काफी ज्यादा फर्क पड़ जाता है। अब ये चीज को ध्यान में देना है कि जहां पे भी हम जब भी प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट जब भी परचेजिंग में आपको कॉस्ट सेविंग होती है तो वो एक तरह से प्रॉफिट इंक्रीज ही कर रहा होता है ओवरऑल बिजनेस में, क्योंकि आप अपने पैसे को सेव कर रहे हो। एवरीथिंग इज ए पार्ट ऑफ ए बिजनेस। परचेजिंग इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ए बिजनेस। नेगोशिएशंस होती है देर, अभी उसकी और भी डिटेल में हम चर्चा करते जाएंगे आगे आगे। तो नेगोशिएशंस होती हैं। देर आर सो मेनी ब्रांचेस टू, अगर हम जाएं इसके अंदर तो इतनी सारी ब्रांचेस हैं जिसमें कि हर तरीके से परचेज डिपार्टमेंट कोई भी चीज को खरीदने के पहले या सर्विस को खरीदने के पहले इस चीज की कोशिश कर रहा होता है कि हमारा जो है कैसे फायदा हो सके, कैसा जो है बचत हो सके। ठीक है। उसके बाद है और सेंट्रलाइज जो प्रोक्योरमेंट होता है उससे हमें दूसरा फायदा क्या होता है? बेटर सप्लायर रिलेशनशिप्स। बेटर सप्लायर रिलेशनशिप्स में क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स बनती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो भी सप्लायर्स जो होते हैं उनके साथ लॉन्ग टर्म एक एसोसिएशंस क्रिएट करी जाती हैं। भाई अब डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए आप हमेशा तो नहीं जाओगे। आप जब टेंडर भी निकालते हो और किसी को फाइनल भी करते हो तो हर बारी जब आपको प्रोडक्ट चाहिए होगा तो वेजिटेबल्स लेने या पार्ट्स लेने हर बारी अलग अलग तो नहीं भागोगे। डेफिनेटली आप लोग सप्लायर बेसिक, आप लोग कंपनीज जो है एक सप्लायर बेस क्रिएट करती हैं। सप्लायर बेस अगर राइटफुली क्रिएट होता है और ऑनेस्ट, आई वुड से कि इफ कंपनीज गेट ऑनेस्ट सप्लायर तो उनका रिलेशनशिप जो एक क्रिएट होता है वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स क्रिएट हो जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियरी होती है ओवरऑल कंपनी के बेनिफिट्स में। सप्लायर को तो होती है क्योंकि उसका माल निकल रहा है, बट ओवरऑल कंपनी को जो है बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। उसके बाद सेंट्रलाइज में क्या होता है? नेगोशिएशन पावर। आप नेगोशिएट कर सकते हो फेवर अपने जो सप्लायर्स के साथ फेवरेबल टर्म्स। कई बार डिस एग्रीमेंट्स होते हैं कि भाई हम इस तरह से चाहते हैं, पेमेंट का तरीका हमारा इस तरह से हो, हमें इस तरह का माल चाहिए, कुछ भी हो। लेकिन अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अपने सप्लायर के साथ अच्छी है, आपके रिलेशनशिप्स अगर आपके सप्लायर के साथ अच्छे हैं तो काफी हद तक आप जो है सप्लायर से जो है कंप्लेन भी कर सकते हो इन द केस ऑफ यू गेट या कंपनीज गेट रॉन्ग रॉन्ग टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, या उनको कुछ गलत उनको लगता है कि वॉल्यूम में प्रॉब्लम है, ऑर्डर की वॉल्यूम कम है, ऑर्डर का जो भी ऑर्डर आया है वो सही नहीं है, क्वालिटी उसकी जो है कम, क्वालिटी इज नॉट अप टू द मार्क। तो इन दैट केस कंपनीज गो डायरेक्ट टू द सप्लायर और उनके साथ जो कंपनीज की प्रोक्योरमेंट टीम होती है फौरन उनको पकड़ती है और उनको बोलती है कि भाई आप लोगों के यहाँ से ये प्रॉब्लम हो रही है तो आई वुड रिक्वेस्ट या तो आप चेंज करके दीजिए माल, या जो है आगे से आप अपना ध्यान रखिए क्योंकि वी आर नॉट गोइंग टू मैं भी थोड़ा सा उसको एक्सपैंड करके बता रही हूँ कि वी आर नॉट गोइंग टू पे यू। तो अभी ये सप्लायर और कंपनी के बीच का अगर रिलेशनशिप हो, क्योंकि सप्लायर को भी मालूम है कि उसका जो है कंपनी के साथ टाइप टूट सकता है, तो अगर तो गुड सप्लायर होगा, गुड रिलेशनशिप में चल रहा होगा तो वो हमेशा उसकी भरपाई करने के लिए फौरन बोलेगा कि फाइन, अगर कुछ ऐसा आपको डिसएग्रीमेंट हो रहा है हमारी प्रोडक्ट सर्टन सप्लाई के साथ तो हम उसको फिर से रिकंसिडर करते हैं और आपको हम सेकेंड लॉट भेजते हैं या नया लॉट भेजते हैं सो दैट कि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। इससे होता क्या है कि सप्लायर जो होता है एक मजबूत बॉन्ड क्रिएट कर लेता है कंपनीज के साथ, और कंपनीज जो होती है ट्रस्ट करने लगती है कि इफ इन केस किसी तरह का भी नेगेटिव कुछ उनको झेलना पड़ता है, प्रॉब्लम आती है प्रोडक्ट से रिलेटेड जो सप्लायर से भेजा गया है, तो सप्लायर जो है हमें पूरी तरह से हेल्प करेगा, पूरी तरह से हमें मदद करेगा। तो ये हमारी जो है कुछ भी हमें नुकसान नहीं होगा। तो ये इस तरह से एक बॉन्ड क्रिएट हो जाती है। और बट ऑब्वियस है नेगोशिएशन, और नेगोशिएशन आर ऑलवेज देयर।
वो परचेजिंग टीम्स ही होती हैं, जब वो सप्लायर्स के साथ ये बात करती हैं कि भाई हमने इतना माल लिया है, आप हमसे इतना पैसा मांग रहे हो, हम आपको इतना पैसा देना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि हम आपसे ज्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं, कम क्वांटिटी होगी तो चलो वी विल पे यू एज पर योर स्टैंडर्ड्स, बट दिस टाइम कभी सडन डिमांड आती है, जब हाई डिमांड्स वाले सीजन्स होते हैं, तो उसमें अगर किसी प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड आती है, तब भी रिकंसिडर करने के लिए बोलते हैं कंपनी सप्लायर्स को, या ये जो प्रोक्योरमेंट टीम्स होती हैं, प्रोक्योरमेंट मैनेजर्स होते हैं, कि भाई आप जो है फिर रिकंसिडर करिए, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अभी तक हम आपसे एक सर्टेन क्वांटिटी में आपसे प्रोडक्ट ले रहे थे, बट अब क्योंकि हमारी जो है रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, तो हम ये चाहते हैं कि आप हमसे कम पैसे लें और हमसे फिर से अगेन नेगोशिएट करके अगेन हमसे हमें जो है न्यू प्राइसिंग बताएं, सो दैट की वी वुड एबल टू कंटिन्यू विद यू। तो उसमें भी सप्लायर जो होते हैं जरूर साथ देते हैं, क्योंकि वो अपने किसी भी हालत में एक जो उसका बॉन्ड बना हुआ है, जो उसका जहाँ से उसको बिजनेस आ रहा है, तो वो कभी भी जो है उसको जाने नहीं देगा, कभी भी उसको जो है हाथ से निकलने नहीं देगा किसी भी कंपनी को अपने काम को। उसके बाद दूसरा हो जाता है स्ट्रॉन्गर कंप्लायंस एंड कंट्रोल। सेंट्रलाइज्ड अगर आपका प्रोक्योरमेंट है तो सबसे बड़ी बात है इसमें इट रिड्यूसेस रिस्क ऑफ एनफोर्सिंग प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज एंड रिड्यूसिंग फ्रॉड। अगर आपका कंप्लायंस में पूरा कंट्रोल है, अगर आपने सप्लायर के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने टर्म्स और कंडीशंस को रखा हुआ है, उसको नेगोशिएट करा हुआ है, लीगल फैक्टर्स को बिल्कुल भी माइन्यूटली जाकर उनके साथ जो है एक एक चीज के बारे में डिटेल में सब कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ है, तो इट गोज वेरी वेल, इट गोज वेरी वेरी वेल फॉर द कंपनीज। सप्लायर को तो सप्लायर के साथ फिर कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है, इफ इन केस कभी सप्लायर या कंपनी के बीच के रिलेशनशिप्स खराब होते हैं, तो उन कंडीशंस में सप्लायर के पास वो वेवलेंथ नहीं बचती है बैकआउट करने की या बीच में कंपनी को धोखा देने की। तो सेंट्रलाइज्ड जब होता है प्रोक्योरमेंट टीम्स, तो इन चीजों का बहुत ज्यादा इस चीज का ध्यान रखती है, तो सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट में कंप्लायंस और कंट्रोल जो होता है उससे रिलेटेड, लीगल फैक्टर्स से रिलेटेड, वो ज्यादा हो जाता है। अब इसके अगर डिसएडवांटेज मैंने नहीं लिखे हुए हैं कि क्या नुकसान भी होते हैं कई बारी, अब जो एक चर्चा कर लेते हैं कि कई बारी नुकसान भी हो जाते हैं। कई बारी जो होती है डिसीजन मेकिंग, छोटी टीम है, एक ही है, और डिपार्टमेंट्स खूब सारे देखने हैं प्रोक्योरमेंट टीम को अलग अलग, तो कई बार डिसीजंस लेने थोड़ा नॉर्मल टाइम से ज्यादा समय लग जाता है, लॉन्गर टाइम, इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू टेक डिसीजंस। और कई बारी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो पाती है, अगर आपने डिसीजन ले लिया तो ले लिया, बिकॉज देर इज वन टीम, वन सेंट्रलाइज टीम। कितने बजे कहाँ पे है एग्जैक्टली? शुड आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You can continue. Okay. I just lost. Okay. Lack of flexibility. When जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जब बहुत सारे होते हैं, तो व्हाट हैपेंस इज कई बारी एक फ्लेक्सिबिलिटी कि बिकॉज एक डिपार्टमेंट है, अब पूरा का पूरा उसके पास डिफरेंट, एक कंपनी में इतने सारे रिक्वायरमेंट्स हैं, तो सारा लोड उसी के ऊपर ही है, तो कभी कभी वो फ्लेक्सिबल नहीं हो पाते हैं। कभी कभी जैसे एक डिपार्टमेंट कहता है कि नहीं हमें ये वाली चीज नहीं चाहिए, फलानी चीज चाहिए, तो आप देख लीजिए, तो वो कहते हैं नेक्स्ट टाइम कर देंगे, बट अभी जो है आप लोग इसी से ही काम चला लीजिए। ये बहुत एक कॉमन वर्ड होता है कंपनीज में कि दिस टाइम यू हैव टू वर्क आउट with this certain resources, next time we will see as per your वो। तो कभी कभी डिसीजन मेकिंग इनकी स्लो हो जाती है, वो इतने ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, चेंज को बहुत जल्दी स्वीकार नहीं कर पाते हैं। और कई बार जो होता है लेस रूम फॉर इंडिविजुअल, मतलब इनके पास जो होता है एक्सपेरिमेंट, ये लोग एक्सपेरिमेंटल भी सेंट्रलाइज्ड अगर है, अगर प्रोक्योरमेंट का सिस्टम, तो कई बार ये जो होता है बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल नहीं होते हैं, वो एक ही तरीके से जो काम चला जा रहा है वो उसी को करते रहते हैं, बिकॉज क्यों? क्योंकि एक ही टीम है और उसको बहुत सारा काम देखना है, तो वो बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेती है न्यू एक्सपेरिमेंट्स करने में। अगर मैं इसमें आपको एक कुछ इसका भी मैंने सेंट्रलाइज का आपको एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है। जैसे कि सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट में जो लार्ज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, कोका कोला, यूनिलीवर, हिंदुस्तान लेवर जिसको हम बोलते हैं, ये इनका क्या होता है, ऑल प्रोक्योरमेंट डिसीजंस जो होते हैं इनके लिए जाते हैं, सेंट्रल प्रोक्योरमेंट टीम लेती है, और कंपनी जो होती है
अपने ऑर्डर्स को कंसोलिडेट करती है, नेगोशिएट करती है, जितने डिस्काउंट्स चाहिए वो लेती है, जो हमने अभी चर्चा करी है। और इस तरह से ये इंश्योर करती है कि फैक्ट्री में जितने भी मटेरियल्स की जरूरत है वो टाइमली डिलीवर्ड हो जाए, और किसी भी प्रकार से जो प्रोडक्शन का साइकिल चल रहा है उसमें रुकावट ना आए। ऐसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर प्रोक्योरमेंट भी होता है। यहाँ पर भी सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट ज्यादा ज्यादा ही चलता है ये वाला। इसमें गवर्नमेंट जो होती है सेंट्रलाइज डिफरेंट जो है टेंडर्स निकालती है, टेंडर्स के थ्रू वो सप्लायर्स को अपॉइंट करती है। मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गए, आईटी सर्विस हो गए, देयर आर लॉट ऑफ एटसेट्रा एटसेट्रा। गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जहां जहां पे भी गवर्नमेंट सेक्टर्स काम कर रहे हैं, तो वहां पर ये टेंडर्स के थ्रू या डिफरेंट माध्यमों से इस तरह का अपना सप्लाई चेन क्रिएट करती है कि जहां पर भी उनको अपने माल को पहुंचाना है और जिस तरह से भी करना है, तो वो ऑफिस सप्लाईज हो गई, जो भी हो गई, तो वो उसको वो टाइमली अवेल करवा सके। 1 सेकंड। राइट। सो नेक्स्ट इज डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट। डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट गोज फॉर कि जब टी- यहाँ पे हमने कहा सेंट्रलाइज्ड, एक टीम है, एक परचेजिंग यूनिट है जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की परचेजिंग कर रही है एक कंपनी में। बट यहाँ पर क्या होता है कई बारी, और मोस्टली अब कंपनीज में ज्यादा होने लगे डिसेंट्रलाइज, कि भाई अपने अपने एरिया का, जैसे कि अगर हम हिंदुस्तान लीवर की ही बात करते हैं, या अब हिंदुस्तान लीवर की एक मेन तो यूनिट है, बट पूरे देश में वो फैला हुआ है, पूरे देश में उसका वो सारा का सारा वो माल जाता है। तो उसमें क्या करा हुआ है कि उसने जो है अपना डिसेंट्रलाइज अपने यूनिट्स जो क्रिएट करी हुई है, जहाँ पे उसने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कर दिए हैं कि ये सर्टेन डिपार्टमेंट प्रोक्योरमेंट का ये वाले पार्ट को देखेगा कंपनी की जरूरतों के, दूसरा जो है प्रोक्योरमेंट टीम जो होती है इस पार्ट को देखेगी। एक ही परचेजिंग, एक ही प्रोक्योरमेंट टीम को डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज हैंडल करने के लिए दे दी जाती है। इसका क्योंकि ज्योग्राफी, जो भी ज्योग्राफिकल जो लोकेशंस होती है डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे, वो किसी भी प्रकार से किसी उन पे कुछ गलत इम्पैक्ट ना पड़े, तो इसलिए उनका जो होता है, और उनकी जो परचेजिंग नीड्स है, जो उनकी जरूरतें हैं, वो टाइम और एफिशिएंट वे में पूरी हो सके। तो इसीलिए डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट का ये वाला काम होता है, जहाँ पे सिर्फ एक सिंगल हाथों में प्रोक्योरमेंट पावर ना रहकर उसकी डिफरेंट ब्रांचेस क्रिएट कर दी जाती हैं पर द लोकेशंस, पर द डिफरेंट लोकेशंस। ये अगर कानपुर में है तो कानपुर के लिए हिंदुस्तान लीवर वाले अपना अलग से अपना सिस्टम उन्होंने बना के रखा होगा, वेयर हाउस होंगे, सप्लायर्स होंगे, सब कुछ होंगे, वो लोग यहीं से अपना सामान उठाएंगे, यहीं से अपना रिटेलर को पहुंचाएंगे, स्टॉकिस्ट को के पास आएगा, वही स्टॉकिस्ट जो है आगे अपना रिटेलिंग उसकी पूरी कर देगा। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट ये हो जाता है। इसके फायदे क्या रहते हैं? इसका सबसे बड़ा फायदा रहता है डिसीजन मेकिंग फास्ट हो जाती है, काम की जो गति होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसमें क्या होता है कि विदाउट कोई किसी प्रकार का वेट नहीं करना पड़ता है, और सेंट्रली जो होते हैं अप्रूवल्स जो होते हैं, अप्रूवल्स का वेट नहीं करना पड़ता, क्योंकि बड़े स्केल पे जब कंपनीज काम कर रही होती है तो उनको बहुत ज्यादा अप्रूवल्स की जरूरत होती है, एंड इट टेक्स टाइम। अप्रूवल टेक्स, वो सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट में होता है, इट टेक्स टाइम टू टेक अप्रूवल्स। समटाइम्स बॉसेस भी जो होते हैं प्रोक्योरमेंट टीम के सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट में, दे नीड जो उनके ऊपर भी उनके जनरल मैनेजर या बिग बॉसेस बैठे होते हैं, या अप्रूवल्स चाहिए होते हैं उनको अपने बोर्ड के साथ, तो कई बार उनको मीटिंग्स करनी पड़ती है एक पर्टिकुलर डिसीजन या पर्टिकुलर न्यू डिसीजन को एक्सेप्ट करने के बाद उसकी उनकी उसकी एक्सेप्टेंस लेने के लिए। बट डिसेंट्रलाइज्ड में ये डिसीजन मेकिंग जो होती है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के हिसाब से, जब वो लोकेशंस के हिसाब से जब कर दिया जाता है, तो वो जब बहुत ज्यादा डिसीजन मेकिंग फास्ट हो जाती है। और जब डिसीजन मेकिंग फास्ट होती है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी फास्ट हो जाती है। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम अगर कोई झेल रहा है, तो प्रॉब्लम जो होती है उसको बहुत ही फास्ट फास्ट वे में और बहुत ही क्विक वे में रिजॉल्व करा जाता है। दूसरे उसके बाद हो जाता है ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस। फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें क्या होता है कि स्पेसिफिक नीड्स और डिफरेंट किसी टीम डिफरेंट लोकेशंस पर, अगर किसी डिफरेंट टीम्स की स्पेसिफिक नीड्स है, तो उनको फौरन पूरा कर लिया जाता है उनके हिसाब से। कई बारी फ्लेक्सिबिलिटी, आई वुड से कि अगर
आपको इसको इसका एग्जांपल मैं इस तरह से दे सकती हूँ कि अगर कोई कंपनी है और अगर उस कंपनी का इसको मैं आपको किस तरह से एक एग्जांपल देना चाहूंगी, मेरे दिमाग में आ रहा है बट आई रियली वांट टू पुट इट इनटू योर हेड्स कि फ्लेक्सिबिलिटी छोटी जगह पर अगर किसी प्रकार का डिसीजन मेकिंग में कि फलाना सामान कम हो गया, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर स्मॉल स्केल पे छोटा सा सेक्टर अगर उससे इफेक्ट हो रहा होगा तो वो जल्दी से एडजस्ट कर लेगा, रादर देन अगर एक प्रोक्योरमेंट टीम पे सेंट्रलाइज यानी कि बहुत वास्ट टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो किसी भी प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी होने से बहुत ज्यादा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट वर्किंग स्टाइल्स, डिफरेंट जो है सारा का सारा परचेजिंग पावर के पीछे सब इफेक्ट होंगे टाइम पे अगर कोई चीज उपलब्ध नहीं होगी तो। बट अगर छोटे छोटे स्केल्स पे टुकड़े करके अगर करा जाता है तो वो फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है बहुत एडेप्टेबल होती है, और जो रिस्पॉन्स होता है बहुत ही ज्यादा टाइमली मैनर में और बहुत ही क्विक रिस्पॉन्सिवनेस मिलती है कि ठीक है अभी जो है माल उपलब्ध नहीं है, बट ठीक है हम एडजस्ट कर लेते हैं, और जितनी जल्दी हो सकता है क्योंकि एक परचेज टीम है और उसको कोई से मंगवाना तो है ही नहीं, एक ही लोकल मार्केट से उठा के भी वो जो है किसी भी प्रकार की प्रोडक्ट की कोई कमी हो रही है तो वो फौरन फौरन वो उपलब्ध करवा सकती है, जिससे कि रिस्पॉन्सिव, तो वो रिस्पॉन्स फौरन और तेजी से दे सकती है। उसके बाद होते हैं टेलर्ड, जो टेलर्ड प्रोक्योरमेंट है वो एनकरेजेस इनोवेशन। नाउ दिस इज व्हाट डिपार्टमेंट्स कैन एक्सपेरिमेंट विद न्यू सप्लायर्स और न्यू सॉल्यूशंस। जो टेलर्ड प्रोक्योरमेंट होता है, क्यों? क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड है तो आप कई बार अपने परचेजिंग स्टाइल को टेलर्ड कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि जो चीज फिक्स है, जिस ढर्रे से आप चले आ रहे हो, जिस सिस्टम्स को आप फॉलो करते हुए चले आ रहे हो उसी करो। कभी कभी वो फ्लेक्सिबिलिटी के पीछे आप उसमें फ्लेक्सिबल हो सकते हो, और उससे क्या होता है इनोवेशन। आप नए, अगर आपको कुछ लग रहा है कि हाँ हमें एक सप्लायर आपका अच्छा काम कर रहा है, फिर भी अगर आप कंपनी को लगता है कि नहीं दो सप्लायर्स हम और क्रिएट कर सकते हैं इस जगह के लिए, या एक सप्लायर को हम और क्रिएट कर सकते हैं, वो हमें ये वाली सर्विस दे सकते हैं, तो जो पहला वाला सप्लायर है उससे जो है हम दो चीजें लेते हैं तो उससे हम एक ही लेंगे और दूसरी चीज से दूसरे सप्लायर से लेंगे। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी के पीछे जो होता है एक इनोवेशन, मतलब एक इनोवेटिव आइडिया के साथ, बट ऑब्वियसली वो फास्टर भी कर देते हैं डिलीवरी प्रोसेस को डिफरेंट लोकेशंस के लिए, और एक लेवरेज मिल जाता है कंपनी को अगर उसका डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है, तो एक तरह से बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव भी हो जाता है, नए नए तरीके से काम करने की एक्सपैंड, आई वुड से कि एक्सपैंड उनको एक्सपैंड करने का मौका मिलता है, और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, और डिफरेंट सॉल्यूशंस के साथ जो होते हैं कंपनीज को जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के रास्ते भी मिलते हैं इसमें डिसेंट्रलाइज में। और उसके बाद है रिस्पॉन्सिवनेस, वो मैंने आप लोगों को बोली थी कि बेटर रिस्पॉन्सिवनेस हो जाती है। बट कभी कभी क्या होता है डिसेंट्रलाइज का कुछ नुकसान भी हो जाता है। नुकसान किस तरह से होता है? आपके पास छोटी जगह है तो आप हायर कॉस्ट, कई बार आप क्योंकि बल्क में आप सेंट्रलाइज में तो सारा का सारा नेगोशिएशंस अपने सप्लायर के साथ कर रहे हो, तो आप बल्क में चीजें ले रहे हो, तो आप कह सकते हो कि भाई कॉस्ट रिड्यूस करो, हम ज्यादा में ले रहे हैं। बट डिसेंट्रलाइज में क्यों? क्योंकि फिर मार्केट और आपको जहाँ के लिए भी सप्लाईज चाहिए वो मार्केट या वो जगह आपकी छोटी हो गई, और छोटी होने के पीछे क्या होता है कि आपको आप तब जो होते हैं आप इतना ज्यादा नेगोशिएट नहीं कर पाते हो, कई बार आप लोगों को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ जाते हैं आप, और उसके बाद उसमें फिर जो होता है क्वालिटी से भी कई बार कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है। कई बार जो होता है जल्दीबाजी में आपने करा क्योंकि छोटी मार्केट्स हैं, तो कई बार क्या करते हैं सप्लायर्स डुप्लीकेट डुप्लीकेसी जल्दीबाजी वाला माल भी कंपनीज को एक तरह से कंफ्यूज कर देते हैं कि हाँ हाँ हमें सप्लाई करनी है आपको छोटे स्केल पे, चलो थोड़ा सा ये वाला हल्का माल भी बीच में हम अपना डाल देते हैं। तो इस तरह के मतलब डिफरेंट सिनेरियोज को सोच के मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा अक्सर मार्केट में होता ही होता है। बहुत ही ज्यादा सब चीजें फेयर नहीं होती है, अटेंटिव बोथ साइड्स को रहना पड़ता है, कंपनी को भी और सप्लायर्स को भी। इसमें डिसेंट्रलाइज का आपका एग्जाम्पल भी मैंने इसमें रखा हुआ है। दिस इज
हॉस्पिटल सिस्टम्स जैसे हैं। अब हर हर हॉस्पिटल में एक डिफरेंट डिपार्टमेंट होता है, जो कि प्रोक्योरमेंट टीम जो होती है, जहाँ जो दैट डायरेक्टली सोर्सेस आइटम्स नीडेड फॉर डेली ऑपरेशंस, उनको अलाउ करती है एजाइल एंड रिस्पॉन्सिव टू डिपार्टमेंट्स। जिस डिपार्टमेंट की एक स्पेसिफिक नीड होती है हॉस्पिटल में, तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट टीम होती है। वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट टीम्स वो सप्लाईज का सारा पार्ट देखती है। कई बार उनके बाहर के वेंडर के साथ भी टाइप्स होते हैं, जहां पर वो इस पे जहां पर वो उनको कांटेक्ट करके अपना माल वगैरह मंगवा लेते हैं। बट इसमें नुकसान सिर्फ यही होता है कि समटाइम्स दे हैव टू परचेज थिंग्स ऑन नॉर्मल रेट्स, कोई भी उसमें उनको डिस्काउंट नहीं मिलता है। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी यही होता है। अगर यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पे डीन्स और डिपार्टमेंट्स और हेड्स होते हैं, वो प्रोक्योरमेंट डिसीजंस लेते हैं कि उनका किस हिसाब से है। तो हर डिपार्टमेंट में फैकल्टी और कैंपस जो होती है, और उसमें बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हेड्स को कह दिया जाता है कि भाई आप लोगों को जो चीज़ चाहिए आप अपना मंगवा के अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रख लीजिएगा, और आप हमें और कंपनी के उसमें वो कंपनी कह रहे हैं यूनिवर्सिटी के खाते में डाल दीजिएगा, और तब आप लोगों का जो है उसमें रिवर्समेंट हो जाएगा, या जिस तरह से भी कंपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब किताब से उस चीज को बैलेंस आउट कर लिया जाएगा। तो डिसेंट्रलाइज एक दिन और खाई थी। ये वाला वो पैसे तो मैंने भिजवा दिए थे। तो इसलिए सिंपल सी बात है कि सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड जो प्रोक्योरमेंट है उनका ओवरऑल हमने बात कर लिया कि एक कोई भी परचेजिंग पावर जो होती है, परचेजिंग की जो यूनिट्स होती हैं डिफरेंट कंपनीज में, वो सेंट्रलाइज्ड होती हैं और डिसेंट्रलाइज्ड होती हैं। बट अल्टीमेटली उनका गोल एक ही होता है, कॉस्ट एफिशिएंसी को बैलेंस करना। जबकि सेंट्रलाइज्ड में ज्यादा फायदा हो जाता है कॉस्ट को इफेक्टफुली कंट्रोल करने से, वही डिसेंट्रलाइज्ड में कई बार जो होता है थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो जाता है प्राइसिंग में स्पेशली। बट और बट ओवरऑल इनका जो एक ही लक्ष्य है सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट का, कि वो सप्लाई चेन का जो रिस्पॉन्सिवनेस है टाइम पे जो है, सप्लाई चेन में बिना किसी रुकावट के सप्लाईज को टाइमली वो अपना पहुंचा सके, क्वालिटी में किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। और जो भी उस वक्त उनके बिजनेस के हिसाब से कंपनीज को बिजनेस मॉडल समझ में आते हैं, सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट चाहिए वो चाहिए, कई बार वो मॉडिफिकेशन भी कर लेती है। एक वन सेकेंड, एक जो होता है कि ये हर कंपनी के ऊपर होता है कि उसको कौन सा प्रोक्योरमेंट का, मतलब एक कंपनी जब क्रिएट होती है तो वो अपना डिसीजन बोर्ड मेंबर्स डिसाइड करते हैं कि उन्होंने कौन से मॉडल पे वर्कआउट करना है, सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट पे। एक हाइब्रिड मॉडल भी होता है जो मैंने अभी इस पे चर्चा नहीं करी है। बट हाइब्रिड मॉडल में क्या होता है, बैलेंस समटाइम्स सेंट्रलाइज, वो दोनों दोनों प्रैक्टिस का, दोनों सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का, दोनों को साइमल्टेनियसली लेकर चलते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। तो उस हिसाब से वो हाइब्रिड मोड में भी अपना चलते रहते हैं। नेक्स्ट इज ग्लोबल सोर्सिंग एंड इट्स चैलेंजेस। अब व्हाट इज ग्लोबल सोर्सिंग? Global sourcing is the practice of procuring goods, sourcing goods और services supplier से universally। आप जो इंटरनेशनल सप्लायर्स हैं उनको टू मतलब यू टेक, आई वुड से कि यू टेक एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल सप्लायर्स, जहां पे आप इंटरनेशनल सप्लायर से माल मंगवाते हो लोअर कॉस्ट में, हाई क्वालिटी आपकी होती है, बट प्राइसिंग जो होती है आप प्रॉपर नेगोशिएट करके आप जो होता है ग्लोबली जब सोर्स करवाते हो, तो इट इज कॉमनली यूज्ड बाय इंटरनेशनल कंपनीज और कॉर्पोरेशंस टू रिमेन कॉम्पिटिटिव। कई बारी इंटरनेशनल, और अब तो इतना ट्रेड जो है, मार्केट जो है हमारे इंडिया में, जो ट्रेड रेवोल्यूशन आया तो इतनी अब्रॉड की जितनी भी बड़े बड़े बिग नेम्स है बहुत ही आराम से इंडियन मार्केट में अवेलेबल है। तो ये लोग जो होते हैं, इनका जो होता है सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट टीम्स जो होती है, वो सारी की सारी ग्लोबली बाहर बैठी होती है। ये लोग अपने
छोटे स्केल पे इंडियन मार्केट के हिसाब से छोटे स्केल पे तो अपना सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट टीम्स इंडिया में बना लेते हैं, बट डिपेंड्स कि उनका सेंट्रलाइज्ड होगा या डिसेंट्रलाइज्ड होगा, वो इस तरह से तो बना लेते हैं। बट मोस्टली जो होते हैं इनका रिसोर्स जो होते हैं वो इंटरनेशनली होता है, इंटरनेशनली सप्लायर्स होते हैं, उनके साथ उनकी इनका सारा का सारा टाई अप होता है। पहले से ही प्रोक्योरमेंट टीम्स जो होती हैं सारा का सारा टर्म्स कंडीशंस कॉस्ट सब कुछ के बारे में डिसीजन करके वो मार्केट में आती है। बट कुछ चैलेंजेस भी फिर वो साथ में लेकर आती हैं। उसमें सबसे बड़ी बात होती है क्वालिटी कंट्रोल का। जब आप इंटरनेशनल सप्लायर को पकड़ते हैं तो आपको इंटरनेशनल मार्केट में क्वालिटी के बारे में बहुत ज्यादा सचेत रहना होता है। आपको इंश्योर करना पड़ता है कि कंसिस्टेंसी जो है, क्वालिटी तो आपके पास जब माल पहुंचेगा तभी आप देखेंगे, साथ ही साथ जो लगातार चेन है वो सप्लाई चेन टूटे ना। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कंसिस्टेंसी जो है वो प्रोडक्ट से रिलेटेड बनी रहे, किसी भी प्रकार की कोई डिलेज ना हो। और सबसे बड़ी बात है जो डिस्टिंक्ट सप्लायर्स हैं, मतलब आई वुड से कि जो ग्लोबल सप्लायर्स हैं, जो यूनिवर्सल या इंटरनेशनल सप्लायर्स हैं, दे आर वेरी डिस्टेंट, काफी दूर बैठे हुए हैं। तो आप जो है उनकी ये चीज को आप तभी कंट्रोल कर सकते हो क्वालिटी को, कि आपने जो लीगल टर्म्स क्रिएट करे हुए, लीगल आप लोगों ने टर्म्स और कंडीशंस आपस में करी हुई है, उसमें आप लोगों की क्लॉज बहुत ज्यादा रिजिड हो और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो, कि इन केस ऑफ एनी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज वो प्रॉब्लम जो है कंपनी नहीं झेलेगी, रादर जो इंटरनेशनल सप्लायर है उसका नुकसान उसको ही झेलना पड़ेगा। इस तरह के क्लॉज को डाल के, इस तरह से टर्म्स और कंडीशंस को अप्लाई करके काफी हद तक जो क्वालिटी को कंट्रोल करती हैं कंपनीज। नेक्स्ट आ जाता है कल्चरल एंड कम्युनिकेशन बैरियर्स। डेफिनेटली जब आपने इंटरनेशनल सप्लायर्स रखे हुए हैं तो जैसे कि अब मैंने बोला कि इंडियन मार्केट जो है उसमें हर तरह के आप कह लो कि पोलैंड से भी माल आ रहा है, जर्मनी से भी माल आ रहा है, अमेरिका से भी माल आ रहा है। चलिए अमेरिका में तो इंग्लिश बोली जाती है, बट जर्मन लैंग्वेज और पोलैंड लैंग्वेज में तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस, कम्युनिकेशन में कई बार प्रोक्योरमेंट टीम्स को प्रॉब्लम आती है जब लैंग्वेज बैरियर्स आ जाते हैं। तो ठीक है कि अगर बड़ी कंपनीज हैं या तो उन्होंने अपने बीच में मीडिएटर्स रखे होते हैं सो दैट कि दे ट्रांसलेट। बट द थिंग वाज इट वाज ए प्रॉब्लम इन टुडेज टाइम। अभी तो इतने सारे तरीके आ गए हैं कम्युनिकेट करने के, जिस कंट्री की आप भाषा भी नहीं जानते हो वहां जाकर भी, तो वो अलग बात है। बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, तो अंडरस्टैंडिंग कई बारी आप लोग कम्युनिकेट बीच में मीडिएटर रखकर भी कम्युनिकेट कर रहे हो, बट कई बारी अंडरस्टैंडिंग में हमेशा जो इंटरनेशनल सप्लायर होता है उसको प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसके पीछे भी कई बारी प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ गुणवत्ता में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बट कुछ ना कुछ डिजाइन में या जो रिक्वायरमेंट है उसमें कई बारी डिसरप्शन आ जाता है। उसके बाद आता है कंप्लायंस एंड रेगुलेशंस। अब डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट जो डिफरेंट कंपनीज हैं और डिफरेंट कंट्रीज से जो होते हैं उनके ट्रेड लॉस डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट देशों में जो सप्लायर्स हैं, अब उनकी ट्रेड लॉज है, उनके लेबर लॉज हैं, उनके एनवायरमेंटल लॉज होते हैं। तो वो वाले जो लॉज है उनको बैलेंस होना चाहिए। जिस देश में सप्लायर जो इंटरनेशनल सप्लायर है वो उसको बैलेंस आउट करना पड़ेगा जिस देश में वो अपने माल को सप्लाई कर रहा है। भाई ये जो एक्सपोर्ट का बिजनेस है सारा का सारा यही तो है। हमारे इंडिया से माल जाता है दूसरे देशों में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से आता है। तो ये जो होते हैं तो एक बैलेंस क्रिएट होता है कि हर चीज के बारे में दोनों देशों का बराबर पड़ना चाहिए, तभी माल को क्रिएट करा जाता है कि वहाँ के लेबर लॉस क्या है, वहाँ के एनवायरमेंटल लॉस क्या है, वहाँ के जो है कंप्लायंस क्या है डिफरेंट कंट्रीज के, उनके ट्रेड लॉस क्या है। तो उसी हिसाब से प्रोडक्ट को स्पेसिफिक करके तभी जो होता है ये ट्रेड करा जाता है। तो ग्लोबल सोर्सिंग में ये वाली बात होती है, बट चैलेंजेस होते हैं क्योंकि कई बार बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। आप पता चला कि एक ट्रेड लॉ आपके यहाँ पे तो बेनिफिशियल है, आपके लिए पॉजिटिव है, आपकी हमारे कंट्री के लिए, सपोज हम कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे कंट्री में तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जिस दूसरी कंट्री में हम माल भेज रहे हैं वहां पे वो ट्रेड लॉ जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उस कंडीशन में फिर बैठकर मॉडिफिकेशंस करे जाते हैं, कम्युनिकेशंस करे जाते हैं, उसमें फिर
लेटर्स जाते हैं गवर्नमेंट बॉडीज को, डिफरेंट कंट्रीज की, विद कंडीशंस और सर्टिफिकेशंस, ISO सर्टिफिकेशन, जैसे टाइप्स के सारे ऑल पॉजिटिव सर्टिफिकेशंस करके तभी उनको माल भेजा जाता है कि भाई हमारे देश का ये सिस्टम है, तो हमारे देश में ये चीज एक्सेप्टेबल है, आपके देश में नहीं है, तो इसके लिए आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं आप हमें बताइए, जिससे कि हम उसकी पूर्ति करें कागजी कार्रवाई को, और उसको पूरा करके आपको भेजें, सो दैट कि हम आपके देश में माल को सप्लाई कर सकें। राइट। उसके बाद है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिस्क, तो रहती ही रहती है। कुछ भी ट्रेड पॉलिसीज में कभी कभी वही पॉलिटिकल सिनेरियोस चेंज होते हैं किसी भी देश के, तो काफी हद तक ये चैलेंज अचानक से आ जाता है, जो हमने पहले भी डिस्कस करा है, अभी भी हम आपसे करते हैं। कभी टैरिफ रेट्स का होता है, कभी करेंसी करेंसी के फ्लक्चुएशंस हो जाते हैं, तो उस ये भी झटके जो होते हैं ये भी झेलने पड़ते हैं। और सप्लाई चेन की डिसरप्शंस, अब पैंडेमिक इसमें आ गया, या कभी माल जा रहा है और समुद्र की मतलब हमारे सी के थ्रू, तो वहां पे तूफान आ गया, कुछ आ गया, माल अटक गया, रुक गया। अभी कुछ साल पहले एक नहीं हुआ था, जो कोई कैनल है वहां पे एक मालवाहक जहाज जो है अटक गया था, तो बहुत ज्यादा डिसरप्शन हुआ था। बहुत सारी कंपनीज का माल टाइमली दूसरी कंट्रीज में नहीं पहुंच सका था, और दूसरी कंट्रीज से इंडिया में नहीं आ सका था। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ग्लोबल सोर्सिंग का फायदा बहुत होता है, बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल है ये वाला इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, बट ये अपने चैलेंज के साथ भी आता है। बट तो इस चीज ये चैलेंजेस को जो है हमेशा माइंड में मेकअप करके ही अगर कंपनीज आगे बढ़े या बढ़ती हैं, तो इतना ज्यादा उनको फिर नुकसान नहीं झेलना पड़ता है। दैट इज एक्सेप्टेबल टू देम, but these are the challenges. Now, what is sustainable procurement? अब procurement जो है ग्लोबली ग्लोबली जो होती है, जितने भी प्रोक्योरमेंट की टीम्स हैं, प्रोक्योरमेंट की जो है गवर्नमेंट्स इस तरह के लॉज लेकर आई हैं कि जितना ज्यादा सस्टेनेबल आपकी प्रैक्टिसेस रहेंगी, जो कि बेनिफिट ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को करे, बल्कि ओवरऑल एनवायरनमेंट, सोसाइटी और हमारे देश की इकोनॉमी के लिए भी बढ़िया हो, तो इस तरह से देश जो होते हैं इस चीज को ज्यादा प्रेफर करते हैं कि जो भी कंपनीज हैं या प्रोक्योरमेंट टीम्स भी होती है, इस तरह से करती है कि इस तरह की प्रैक्टिसेस को हम फॉलो करें जब हम दूसरे देशों के साथ ट्रेड करें, या अपने देश में भी अगर हम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। एक जैसे आजकल मुद्दा बहुत ज्यादा कंसर्न मुद्दा भी है, यूनिसेफ में भी है, कार्बन एमिशन का। तो कार्बन जो है ज्यादा जो है ऐसे बहुत से प्रोडक्शन यूनिट्स है जहाँ पे माल बनता है, और बहुत ज्यादा कार्बन का अ, उत्सर्जन, बोलेंगे उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन मीन्स निकलना ना, नहीं हिंदी इज गुड, होता है। टेल मी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो बहुत सारे कार्बन एमिशन के पीछे जो है बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं बिजनेसेस पे। जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े बिजनेस कंपनीज जो कंपनीज हैं जिनका एक सर्टेन लिमिट, क्योंकि एनवायरनमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, ये वाले जो थ्रेट्स हैं इस वक्त बहुत ज्यादा हमारे सामने, यूनिवर्सली दुनिया के सामने है। तो उन और एयर में अगर कार्बन का क्वांटिटी ज्यादा हो जाता है, तो दैट इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर एनवायरनमेंट। तो इसीलिए ये लॉज लाए गए हैं कि ज्यादा से ज्यादा कार्बन जो है जो भी प्रोडक्शन यूनिट्स प्रोडक्ट अपना बना रही हैं, जो भी कंपनीज के प्रोडक्शन हो रहे हैं, वो इस चीज को कि इतने ही मात्रा में कार्बन जो है उनके यहाँ से उत्सर्जित हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, उस चीज को माने। तो डिफरेंट, दिस इज अ पार्ट ऑफ सस्टेनेबल प्रैक्टिस। और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स आजकल तो बहुत ही ज्यादा बूम है कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को जो है किसी भी तरह मार्केट में उतारा जाए, और इस तरह से इसका और कम से कम वेस्ट जो है, कंपनीज कोशिश करती है कि कम से कम वेस्ट जो है उसको जब भी प्रोडक्शन जहाँ पर हो तो कम से कम वेस्ट निकले, जो रॉ मटेरियल
जो यूजलेस रॉ मटेरियल है वो कम से कम निकले, और अगर निकले भी तो उसको किस तरह से रिसाइकिल करके उसको फिर यूजर फ्रेंडली बना दिया जाए, सो दैट कि इट कैन बेनिफिट टू द एनवायरनमेंट, वो बैठ के इकट्ठा ना हो। अभी अभी तो हमारे अदर देन बिजनेस आई वुड से ये जो प्लास्टिक पे बैन लगा है, दैट इज ए सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेस है। यहाँ पे जो है सस्टेन करने के लिए कि ज्यादा प्लास्टिक जो है उसको कम से कम यूज करना है। और प्लास्टिक का जो भी सारा है, आई थिंक कि आप सब लोगों को ये मालूम है, ज्यादा इसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, तो इट इज जस्ट ए पार्ट ऑफ सस्टेनेबल procurement practices, right? So we are done today for this class, because I was trying to take 15 minutes extra for the particular case study for Harsh, right? तो उसमें आप सबको भी बहुत ज्यादा, हमारी पिछली क्लास में था मास कस्टमाइजेशन से रिलेटेड, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है? एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन? क्योंकि आज थोड़ा सा इंटरेक्शन हमारा कम रहा, मैं जल्दी जल्दी पढ़ाने में लगी थी, क्योंकि मुझे ये रेवन हेयर प्रोडक्ट के बारे में भी बात करनी थी। एनीबडी फ्रॉम एनीवन, अगर कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। नो मैम। ओके, सो व्हाट आई एम डूइंग इज वी आर कमिंग बैक टू, मैम एक क्वेश्चन था, लाइक क्या जो अभी हम लोगों ने जैसे पढ़ा कि इंटरनेशनल प्रोक्योरमेंट, तो जो उसका प्रोसेस है, क्या आप वो भी हम लोग को नेक्स्ट क्लासेस में बताएंगी, लाइक? हाँ, एक मिनट मैं देख लूँ, नहीं तो मैं भूल जाती हूँ। क्या बोल रहे हो? इंटरनेशनल मैम प्रोसेस? जो इंटरनेशनल प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस होता है, लाइक हाँ, हमने ऑर्डर दिया, या फिर अगर इफ आई एम इंटरनेशनल सप्लायर, तो क्या प्रोसेस होता है? क्या हम लोग उस प्रोसेस को भी गो थ्रू करेंगे? बिल्कुल। मैं आपको कल ही बता दूंगी, कल वाली क्लास में बता दूंगी, आई मीन नेक्स्ट क्लास में। कल तो सैटरडे है, राइट? ओके मैम। ओके मैम। सो हर स्पेसिफिकली कमिंग टू यू, आप जो कह रहे थे रेवन हेयर प्रोडक्ट्स के बारे में, इसका जो है बिजनेस बिजनेस मॉडल जो है, बिकॉज ये जो है बहुत ही न्यू सेगमेंट आया है। दिस इज आई वुड से कि एक तरह से एक्सपेरिमेंटल, कंपनी ने बहुत दिमाग लगाया। इसका बैकग्राउंड ये है कि अपना हेयर केयर कंपनी बनाती है, इसने कस्टमाइज जो है हेयर केयर सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, बहुत ही वाइड रेंज के इसके प्रोडक्ट्स हैं, और इंडिविजुअल नीड्स के हिसाब से ये ऑनलाइन जो होती है, अब उनसे कस्टमर से रिव्यूज मांगती है कि भाई आपको क्या चाहिए, आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, और उस हिसाब से कंपनी बना के देती है। मोस्टली ये ऑनलाइन ही ज्यादा अभी काम कर रही है, और उसने जो है, और कंपनी का जो लेवरेज हुआ है वही मास कस्टमाइजेशन के रूप में ही हुआ है, क्योंकि उसने जो है पर्सनलाइज्ड हेयर केयर ट्रीटमेंट्स दिए हैं। ठीक है? एम आई राइट? यस मैम। ठीक है। अब जो है इस बेस को जब कंपनी ने उठाया, तो इनफैक्ट इवन कंपनी वाज वेरी एक्सपेरिमेंटल, क्योंकि जो ट्रेडिशनल वे में मार्केट्स इस वक्त अवेलेबल है, मार्केट्स जो है ट्रेडिशनल हमेशा चलती रही है तरीके से, तो कभी भी किसी ने नया तरीका नहीं अपनाया। B2C आ गया, और डिफरेंट तरीकों से तो होता रहा, बट ये वाला तरीका कि कस्टमाइज हम करके जो है, कंपटीशन कंपटीशन ऑलवेज एनकरेजेस इनोवेशन। तो ये एक इनोवेटिव आइडिया था रेवन हेयर प्रोडक्ट्स का, कि उसने जो है अपना इस तरीके का सोचा कि ठीक है, हमने एक प्रोडक्ट क्रिएट करा है, जो कि हमारे हेयर प्रोडक्ट्स हम क्रिएट कर रहे हैं, क्यों ना हम मार्केट में इस तरह से अवेलेबल हो कि जहां हम कस्टमर हमें बोले कि हमें ये वाली प्रॉब्लम है, हमें इस चीज का कस्टमाइज करके प्रोडक्ट आप दीजिए। क्यों ना हम मार्केट में इस तरह से जाते हैं। तो ये एक तरह से इनका एक्सपेरिमेंटल वो था, अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने का तरीका कह लीजिए, या मार्केट में अपना अपने प्रोडक्ट क्रिएट करने के बाद मार्केट में आने का। और जब इन्होंने इस चीज को, और इसमें इन्होंने पकड़ा ऑनलाइन पहले तो, वैसे अभी तो ये लोग जो है ऑनलाइन भी अवेलेबल है, अब रिटेलर पार्टनरशिप्स भी इन्होंने कर ली है, उस तरीके से भी ये काम कर रहे हैं, बट इन्होंने ऑनलाइन पकड़ा तब। और उस उस ऑनलाइन मेथड को जब इन्होंने मार्केट में लॉन्च करा, तो वो बहुत ही, शुरुआत में थोड़ा बहुत स्केप्टिकल थे लोग, बट जब लोगों ने, कुछ लोगों ने शुरू शुरू में अपना मतलब बोल के कि हमें ये फलानी प्रॉब्लम है, हमें डैंड्रफ है, या हमें एक बाल ज्यादा झड़ रहे हैं, तो हमें क्या करें इसके लिए, इस तरह से करके जो पूरा का पूरा इनका बिजनेस स्ट्रक्चर है, उस हिसाब से जब इनको डिमांड आई और उन्होंने इसका जब सप्लाई करा, और वो सप्लाई जो उन्होंने करा कस्टमर को, वो सूट कर गया, बिकॉज इनकी जो
स्टैंडर्ड है, जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है, दैट इज टू गुड। उन्होंने क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करा हुआ है, तो वो चीज चल गई। और जब वो चीज चल गई तो एक तरह से उसका रिस्पॉन्स इन वही वर्ड ऑफ माउथ हो गया। कंज्यूमर को अगर चीज पसंद आ गई तो वो साइकिल, फिर जो स्लो साइकिल होता है वो बहुत फास्ट साइकिल दौड़ने लग जाती है। वही चीज इनके साथ हुई है, तो ये इनको बहुत ज्यादा इसका बेनिफिट मिला है। इनका सेगमेंट क्या है, इनका सेक्टर क्या है? आई वुड से कि इनका बिल्कुल न्यू सेक्टर, जो अभी भी मार्केट में ये, क्यों? क्योंकि जब से हमारा एआई की युग शुरू हुआ है, ये जो नया स्टाइल हुआ है, तो जो ट्रेडिशनल वे ऑफ बिजनेस है वो हमेशा पीछे हटते जा रहे हैं। हर दिन हर कोई कॉम्पिटिटर या कंपनीज या स्टार्टअप्स इनोवेटिव आइडियाज के साथ आ रहे हैं कि किस तरह से हम दिमाग में बैठे। तो दिस इज ओनली यही एक कारण था कि इनके दिमाग में ये बात आया कि क्यों ना हम इस तरह से अपने प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करते हैं, जो कि इनको पूरी तरह से बेनिफिशियल रहा इनके लिए, और इनकी डिमांड बहुत ही अच्छे से बढ़ी है। तो यही है। और इनके जो प्रोडक्ट्स भी हैं, मतलब वो भी काफी ज्यादा इस वक्त डिमांड में है। और इनका जो मास कस्टमाइजेशन के जो तरीके हैं, अगर मैं बोलूं, तो वो इन्होंने बहुत सारे तरीके अपनाए अपने प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए। एम आई राइट? आई एम गोइंग राइट, हर्ष? यही आप पूछ रहे थे ना आप? यस मैम, लाइक ये अब जो इन्फॉर्मेशन अभी आपने अभी बताई। अभी अभी और आई भी है, अब की यस स्ट्रेटेजीज जो मैम, यस इनकी मैम, रही है वो भी मैं है, वो भी डिस्कस कर लेती हूँ। यस बट मैम। एम आई आई गोइंग वाज राइट? यस मैम, एक्चुअली आई वाज फोकसिंग ऑन द स्ट्रेटजीज, क्योंकि अभी तक हम जब भी मास कस्टमाइजेशन की बात करते हैं तो देयर आर बिग जाइंट्स जो उसको हार्डली पॉसिबल करा पा रहे हैं। देन देयर बट कम्स इन्होंने अ करा लिया। स्टार्टअप और इन्होंने सक्सेसफुली उसको इम्प्लीमेंट कर लिया। देन आई वाज एग्जैक्टली। वेरी इंट्रूग्ड टू नो कि एक स्टार्टअप ने आके कैसे कर लिया और बड़े जाइंट्स क्यों नहीं करा पा रहे। हाँ। क्योंकि अभी ये छोटी कंपनी थी, तो अभी ये तो आपस में अगर सामने सामने खड़े हो तो और ज्यादा अच्छा लंबा डिस्कशन हो जाए। बट चलिए हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज की चर्चा कर लेते हैं कि इन्होंने कहाँ पे फोकस किया। इन्होंने सबसे पहले फोकस किया था कस्टमर डेटा कलेक्शन पे। आप समझ रहे हैं? इन्होंने सबसे पहले गैदर करी डिटेल कस्टमर इंफॉर्मेशन। कैसे? इन्होंने डिटेल ऑनलाइन सर्वे से इन्होंने सबसे पहले, और ये इनफैक्ट फ्रैंकली स्पीकिंग इनको भी नहीं पता होगा, इनको भी नहीं पता था। बट देवर थिंकिंग, जो अपना इनका थिंकिंग प्रोसेस था, जो हेड हंटिंग थी, जो मैं हमेशा बोलती हूँ अपनी क्लासेस में कि हेड हंट करिए, दिमाग में बैठ के वो चीजें सोचिए जो अभी तक मार्केट में नहीं हो रही है। तो इन्होंने वही वाली चीज करी। तो इन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन सर्वे क्रिएट कर दिया। जब वो ऑनलाइन सर्वे आया तो उसमें उनके पास डेटा था, कितने टाइप के हेयर टाइप्स होते हैं, उनके टेक्सचर क्या होते हैं, स्कैल्प की कंडीशंस क्या होती हैं, क्या स्पेसिफिक कंसर्न्स मार्केट में है, जैसे कि ड्राइनेस है या फ्रिजी हेयर्स है या डैंड्रफ है लोगों का। तो इस तरह से उन्होंने इस चीज को स्पेसिफाई करके हर चीज को एड्रेस करा। जो जो डेटा इनके पास आया, इन्होंने ओवरऑल एक सोल्यूशन नहीं निकाला। इन्होंने कहा कि हम ओवरऑल सोल्यूशन नहीं देंगे। तो जायंट्स जो कंपनीज है वो यहाँ पे लैग कर जाती हैं, वो ओवरऑल सोल्यूशन देने का कोशिश करती हैं कि वी आर कमिंग विद दिस। आपका है जैसे पैंटीन शैम्पू है, ये सब है कि हम डैंड्रफ आपका नहीं होगा। तो वो, अब हर एक का स्कैल्प और हर एक का डैंड्रफ कंडीशन कारण दूसरा होता है। आप एक ही दवाई से हर एक का तो सही नहीं कर सकते ना। बट बड़ी कंपनीज ने क्या करा कि उन्होंने एक ही प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया डैंड्रफ प्रॉब्लम के लिए ओवरऑल। बट वहां पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया जो इन लोगों ने ध्यान दिया कि डिफरेंट स्कैल्प्स हैं, डिफरेंट कंडीशन है। और सिर्फ डैंड्रफ एक स्कैल्प की कंडीशन से नहीं होता, और भी दूसरी डाइटरी प्रॉब्लम्स भी होती है, सब कुछ होती है। तो इन्होंने ये डेटा कलेक्ट करा स्पेसिफाई कस्टमर का, और उसको स्पेसिफाई करके उस हिसाब से सोल्यूशन देने शुरू करे। तो इसीलिए इनका प्रोडक्ट हिट हो गया। और पैंटीन वैंटीन आज भी बिक रहे हैं, और कभी भी उनको आप यूज कर लो डैंड्रफ जाते ही नहीं है। मैंने अपने बेटे पे यूज करके देखा हुआ है। तो दैट वाज वन। दूसरा, एक फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन करा। जैसे ऑर्डर है, जैसे कस्टमाइजेशन के लिए इनको ऑर्डर है, उसी हिसाब से इन्होंने कस्टमाइजेशन करा। और इन्होंने सबसे बड़ी बात क्या करी कि इन्होंने जो भी अपने रिसोर्सेज हैं उनको हर चीज को जमा नहीं होने दिया। इन्होंने पहले पहले अपना ऑनलाइन ऑर्डर लिया, उसको जो है कस्टमाइज मतलब समझा कि फलाने कस्टमर को क्या चाहिए। तो इन्होंने बल्क में नहीं रखा। जो कि अब बात कर रहे हैं ना, अभी कंपनीज बल्क में रख लेती हैं। इन्होंने अपने रिसोर्सेज को बल्क में नहीं रखा। इन्होंने रखा कि जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगी, रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही हम अवेलेबल रहेंगे।
और वो सिग्निफिकेंट चेंजेस करके हम अपने प्रोडक्ट को एज पर द रिक्वायरमेंट, कस्टमर की जो डिमांड, जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम ब्लेंड करेंगे, अपना प्रोडक्ट को क्रिएट करेंगे, मिक्सचर को, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस हिसाब से उनको अवेल करवाएंगे। अब जैसे कि अब इसका मैं एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे कि अगर मैम, डैंड्रफ है तो मैम हाँ एक्चुअली देयर जी। इज अ क्वेश्चन। हम्म। जब हम लोग बात करते हैं कि उन्होंने एक फ्लेक्सिबल शेड्यूल रखा फॉर प्रोवाइडिंग देयर प्रोडक्ट्स, जो उनकी डिमांड आई उन्होंने उस हिसाब से उसको फ्लेक्सिबली डिफरेंट करा, किया। मतलब डिफरेंट बट फॉर्मुलेशंस मैम, रखे हैं। लाइक जब हम कस्टमाइज प्रोडक्ट की बात करते हैं, देन इट टेक्स अ लॉट ऑफ मैन पावर इफ वी आर नॉट डूइंग इट इन अ ऑटोमेटेड वर्जन। तो आर दे ये यूजिंग एनी specific software, or is it man powered company till now? हाँ बिल्कुल, ये लोग इनका एआई टूल्स तो सबसे ज्यादा ये लोग कर रहे हैं। इन्होंने सबसे पहले एडवांस सॉफ्टवेयर जो है अपना इन्होंने क्रिएट करा। आई रियली डोंट नो कि व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दे आर यूजिंग, बट देयर सॉफ्टवेयर जो है वो उनको इस तरह का इन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलप करवाया जो कि क्विकली प्रोड्यूस जो प्रोडक्शन की जो जो भी इनको ऑर्डर आता है तो वो क्विकली फॉर्मूलाज इनको निकाल कर देता है। आप समझ रहे हैं? इनकी लैब्स जो है, लैब बना जो मैन पावर है वो लैब्स को क्रिएट, वो लैब्स को वो करती है। बट कोई भी लैब्स में कोई भी अगर इनको बिल्कुल एक सर्टेन फ्रेमवर्क में रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने फॉर्मूलाज को क्रिएट, अपने फॉर्मूलाज को अपने प्रोडक्ट को देना है हर कस्टमर नीड, स्पेसिफिक कस्टमर नीड के हिसाब से, तो इन्होंने एआई ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप करवाए हैं जो कि इनको जिसमें ये लोग अपना डेटा डाल देते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है फलाने क्या मतलब ये वाली एक प्रॉब्लम आ रही है, इसकी इस प्रॉब्लम के लिए, इस डिजीज के लिए हम कौन सा फॉर्मुलेशन क्रिएट करें। तो एआई टूल्स जो होते हैं इनको वो फौरन प्रोवाइड करवा देते हैं डिटेल्स, और उसके हिसाब से वो जो सॉल्यूशंस है वो प्रोडक्ट लाइन जो होती है उस हिसाब से क्रिएट कर ली जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है इन्होंने एक कस्टमर्स को, मेन तो इनका यही वाला है जो फास्ट तरीके से ये लोग जो अवेल करवा पा रहे हैं, बट ऑल्सो इट टेक्स टाइम। मतलब इधर कस्टमर ने बोला और उधर उसको अवेल हो गया, नो, इट टेक्स टाइम। तो वो उन्होंने एनालाइज करके इट विल टेक 15 days टू कम टू योर प्रोडक्ट, आपके पास आएगा या 1 महीने में आएगा, वो इन्होंने एक अपना सेंट्रलाइज करके रखा हुआ है। बट डेफिनेटली दे आर यूजिंग प्रॉपर सॉफ्टवेयर to handle this problem. मैम, कैन इट बी डन इन अ वे लाइक, जैसे जो जब मैंने इनकी वेबसाइट को विजिट किया तो देयर वर ऑप्शंस लाइक ड्राई हेयर, एंड देन देयर वाज कि अगर आपका ऑयली स्कैल्प है या नॉर्मल स्कैल्प है, सो हाँ हाँ। बेस्ड ऑन स्कैल्प उन्होंने फॉर्मुलेशन बना लिया, एंड देन अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम जो फॉर्मुलेशन फिट बैठ रहा है वो बस बॉटल में फिल करके दे दिया। हम्म। लाइक ड्राई स्कैल्प एंड देन डैंड्रफ एंड स्ट्रेंथनिंग हेयर, हम्म। इन तीनों का एक फॉर्मुलेशन प्री मेड है विच कैन ऑल्सो हेल्प इन इम्प्रूविंग द शाइन। ओके, तो द रीजन, क्या ओके। ऐसा भी किया जा सकता है इफ वी आर नॉट गोइंग फॉर स्पेसिफिक सॉल्यूशन, हम्म। स्पेसिफिक केमिकल फॉर अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, तो क्या ऐसे सॉल्यूशंस भी बनाए जा सकते हैं फॉर दिस? बिल्कुल बनाए जा सकते हैं। अब मैं बिकॉज आई एम नॉट इन्वॉल्व विद दिस लैब थिंग्स, तो मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगी, बट डेफिनेटली ये वाली चीज होगी। इसमें तो ये मैटर ऑफ डिस्कशन हो सकता है। अब जैसे अब इन्होंने एक एक जो आप बता रहे हो कि इन्होंने ये जो एक प्रोडक्ट बना के रखा ही हुआ है जो कि हमेशा के लिए, क्यों इन्होंने क्यों बना के रखा हुआ है, इसका इसका रीजन होगा कि इन्होंने देखा होगा कि सबसे ज्यादा ये वाली प्रॉब्लम जो होती है, ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा निकल कर आ रही है। ठीक है भाई, आप अगर आप अपने मतलब आप अपने तरीके से भी अगर सोचो तो हेयर से रिलेटेड या स्कैल्प से रिलेटेड काउंट भी करो तो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। डैंड्रफ है, कई बार डैंड्रफ है और ड्राइनेस है, एक चीज हो गई। चलो जी, कस्टमर अभी अभी इनके पास वाला प्रोडक्ट नहीं है, एक इनको कस्टमर रिक्वायरमेंट आई कि मेरे सिर में डैंड्रफ भी है और मेरे को ड्राइनेस भी है, तो ये उसका चलो फॉर्मुलेशन अपना क्रिएट करेंगे और प्रोडक्ट बना के दे देंगे और कस्टमाइज करके भेज देंगे। दूसरे की आई कि डैंड्रफ भी है बट इचिंग भी है, तो वो दूसरा वाला बना के दे देंगे। तो ऐसे करते करते 2 3 4 5, टोटल कितना होगा, 20 होंगी।
ज्यादा से ज्यादा 20 प्रॉब्लम्स होंगी, 25 प्रॉब्लम्स होंगी, तो इन्होंने उसका रेशो, और उस रेशो में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, जो आप कह रहे हो कि ये स्पेसिफिक उन्होंने प्रोडक्ट ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, तो ये ज्यादा प्रॉब्लम आती होगी उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए इन्होंने ऑलरेडी बना के रख लिया कि ये मार्केट में हमारा हॉट केक की तरह होगा। क्यों? क्योंकि मोस्टली इंडियन स्कैल्प्स पे ये वाली प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अभी तो ये फोकस इंडियन मार्केट पे ही कर रहे हैं। आगे अपना ये लोग बड़ा लॉन्च करेंगे और बाहर एक्सपेंशन प्लान करेंगे, तो चलो वो ठीक है, बिकॉज यस मैम, बिकॉज दे हैव लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, तो ये प्रॉब्लम्स तो उनको जब डाटा कलेक्ट कर रहे थे तब आइडेंटिफाई हो गई होंगी दैट देयर आर द दीज मेजर प्रॉब्लम्स एंड वी शुड 20 मेजर, वर्क ऑन हाँ देम एंड देन देयर विल बी सम चेरीज हाँ जो हम हाँ, अदरवाइज डील कर लेंगे। लेटर ऑन में कर लेंगे बस। तो उस हिसाब से जो छोटी मोटी है वो फॉर्मुलेशंस में आती है। तो अब इनका बिल्कुल सेट स्टैंडर्ड है, क्योंकि इनको भी पता है कि एक दायरे के बाहर तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज ह्यूमन स्कैल्प इज वन। इचिंग हो सकती है, ड्राइनेस हो सकती है, बाल झड़ सकते हैं, फलाना ढकाना, जितनी भी प्रॉब्लम्स हो सकती है सब हो सकती हैं। बट सर्टेन लिमिट एक सर्टेन नहीं होगी ना। मतलब 20 नंबर 20 पॉइंट्स हो जाएंगे उसको अगर हम करें प्रॉब्लम्स को, तो 20 प्रॉब्लम्स होंगी या 25 प्रॉब्लम्स होंगी, उसके बाद तो नहीं होगा। तो इन्होंने क्या करा, उन 20-25 प्रॉब्लम्स को लिख लिया, जो ज्यादा है उस हिसाब से प्रोडक्ट बना के रख लिया, जो वीडियो मतलब जो कम वाला है उसको बिल्कुल रेडी टू, वो नहीं होता जो हम लोगों ने बात करी थी कि रेडी टू मेड वाले पोजीशन में रख लिया कि जैसे ही ऑर्डर आएगा वैसे हम कर देंगे। और जो बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं, जिसके लिए इनको स्पेशल करना होता है, वहां पे ये अपने सॉफ्टवेयर की मदद लेते हैं। वहां पे ये पूरे के पूरे लैब टेक्नीशियंस और जितना भी वो साइंस का रिक्वायरमेंट है, उस चीज को यूज करके उस तरह से वो प्रोडक्ट को क्रिएट करते हैं। जहां ज्यादा टाइम लगता होगा, आई एम वेरी श्योर कि दे विल ऑलवेज कंसिडर दिस थिंग, और कस्टमर को हमेशा वो बोलते होंगे कि योर प्रोडक्ट वुड बी अवेलेबल इन सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। क्योंकि अभी ये अवेलेबल नहीं है, बट कस्टमाइज करके आपको इतने टाइम में अवेलेबल होगा, इट प्रोबेबली इट विल टेक। और जहां पे ये बिल्कुल भी नहीं कर पाते होंगे, तब जाके उसके हिसाब से भी ये लोग उस हिसाब से आंसर करते हैं। ठीक है। और दूसरा जो है इनका, हम स्ट्रेटजीज की बात कर रहे थे। इनकी जो ब्रांडिंग है ये बहुत ज्यादा इनकी पर्सनलाइज थी, इसलिए भी इस पीछे भी हुआ। अब ईच प्रोडक्ट जो है इनका इस पर्सनलाइज विद द कस्टमर्स नेम, और उसकी पैकिंग के ऊपर, ये इसलिए भी चला। इसने पैकेजिंग, इसने आप देखो ना, ये प्रोडक्ट क्यों आंखों में आया लोगों के, इन्होंने हर एस्पेक्ट को ध्यान में रखा। इनका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। इन्होंने जिसको भी पैक करके अपना माल भेजते हैं, जिस जो भी कस्टमर को भेजते हैं, तो उसको उसकी ब्रांडिंग जो होती है पर्सनलाइज कर देते हैं, उसका पर्सनल नाम लिख के एक कार्ड के साथ अच्छा सा पैकिंग के साथ वो उसको भेजते हैं। तो उससे क्या होता है, कंपनी जो होती है और उसी में ही उसकी सर्टन जो प्रॉब्लम है, जो कस्टमर ने अपनी प्रॉब्लम बताई हुई है, उस पैकेजिंग में ही वो इंस्ट्रक्शन डाल देती है कि आपने किस तरह से यूज करने हैं। टेलर्ड टिप्स भी डाल देती है कि आप ये वाले टिप्स को करो, हम आपको टिप्स दे रहे हैं कि अगर आप ये करोगे तो और ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो इस तरह से वो एक और एडवाइस वाले पॉपअप्स भी डाल देती है छोटे छोटे उनकी पैकेजिंग में। तो ये चीजें जो होती है कस्टमर को बड़ी पसंद आती है कि तो बड़ी नया स्टाइल है। हम मार्केट में जाते हैं कि हमें डैंड्रफ का शैम्पू चाहिए, या हमें सर में दर्द हो रहा है तो ब्रह्मी आंवला चाहिए, तो वो हमें मिल जाती है बॉटल, हम आ जाते हैं, हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बट रेवन हेयर प्रोडक्ट्स में जाओ तो और उनको बोलो कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें प्रोडक्ट तो मिलता ही मिलता है, साथ में 4 सजेशंस भी वो हमें करके भेज देते हैं, और नाम अलग लिखा होता है। और हमेशा जब अपने नाम से कोई चीज आती है, तो डेफिनेटली दिस इज ए ह्यूमन माइंड, दिस इज ए प्योर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, जिसको इन्होंने कायदे से पकड़ के रखा। यस मैम, देयर आर सम मोर कंपनीज लाइक परफोरा जो है वो टूथब्रश, जो इलेक्ट्रिक टूथब्रश है उसको कस्टमाइज करके देती हाँ, है अकॉर्डिंग टू दैट। वो आपके वही कलर्स एंड नेम के साथ कस्टमाइज वही करती है उसको। वही तो, क्योंकि अभी ये वाला जो डेकेड है पूरा का पूरा न्यू मार्केट्स के लिए निकला है, लाइक एनीथिंग। तो मतलब नई मार्केट्स आए, नए प्लेयर्स आए, नए वही स्टार्टअप। अभी स्टार्टअप आज से 10 साल पहले कोई जानता भी नहीं था। अभी ये स्टार्टअप जो एक एक तरह से बिल्कुल क्रांतिकारी वो है चीज है, कितना ज्यादा बिजनेस के लिए बिजनेसमैन क्रिएट हो रहे हैं फ्यूचर के लिए। तो ये वाला है। और अब ठीक है, इसमें जो है कुछ इनको प्रॉब्लम्स भी है, इन्होंने चैलेंजेस भी फेस करे हैं, सप्लाई चेन में भी इनको प्रॉब्लम है। सब चीजों को ये अपना अभी कर रहे हैं रेवन वाले। दो वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो हम आगे थोड़ा सा इसको कंटिन्यू कर लेंगे हर्ष। बट आई होप थोड़ा बहुत मैं एड्रेस कर पाई हूँ आपकी भी इस स्पेसिफिक यस इसको। मैम, एक्चुअली जो मेरे मेरे दिमाग में क्वेरी थी कि क्योंकि मास कस्टमाइजेशन इज, सबको पता है कि जो नेक्स्ट era है वो मास कस्टमाइजेशन का है, बट स्टिल देयर आर बिग प्लेयर्स हु आर फेलिंग टू डू इट मतलब यू एंड देन नेवर दे नो,
हाँ, यू नेवर नो, क्योंकि इन्होंने आउट ऑफ बॉक्स जाके सोचा। हमेशा यस कोई मैम। जब आउट ऑफ बॉक्स कोई चीज होती है, ये आउट ऑफ बॉक्स है। अभी यू नेवर नो, देयर आर सो मेनी स्टार्टअप्स आर कमिंग, वो किस तरह से अपनी मार्केट में सेल करते हैं। और अभी भी अगर, बिकॉज बीइंग ए मार्केटिंग पर्सन मी माई सेल्फ टू, मैं भी कभी सोचती हूँ कोई चीज के बारे में। अभी आपसे बात करते करते मेरे को हजारों आइडियाज आ रहे हैं कि मेरे को अगर अपने एक प्रोडक्ट को बेचना है तो मैं क्या, आउट ऑफ वे अगर हम जाएंगे तो कोई हमें बोलेगा पागल हो क्या, इस तरह से क्यों बेच रहे हो, मतलब आप समझ रहे हो। बट क्या पता वो मार्केट में कस्टमर को वो हिट कर जाए। तो दिस इज दिस, यस सो वी आर एंडिंग आवर क्लास टुडे बिकॉज 3:02 हो गए हैं। मैम। तो नेक्स्ट टाइम में मैम वी विल इट कंटिन्यू विद इट दिस इट थिंग। विल बी वेरी नाइस अगर हम लोगों का एक डिस्कशन हो जाए अपार्ट फ्रॉम दिस क्लास टाइमिंग, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का टाइम यहाँ पर इन्वेस्टेड है। So ठीक है, I श्योर। want to discuss about some products. I have ठीक some है। ideas regarding them. So if it is possible. हाँ, तो मतलब आई वुड प्रेफर कि वो हम एक स्पेशल क्लास रख लेंगे आलोक सर से डिस्कस करके। बट आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर उसके बारे में जो प्रोडक्ट्स हैं और कुछ वो है, वो आप मेरे को एक मतलब लिख कर आप मेरे को दे दो, सो दैट कि मैं भी प्रॉम्प्ट जो है उसमें डिस्कशन का हिस्सा बन सकूं आप लोगों के साथ, विद ऑल माय Sure, नॉलेज। ma'am. Sure, राइट। ma'am. तो ये आप जो है Sure, ma'am. अंकित को आप दे सकते हैं, हिमांशी मैम को दे सकते हो डिटेल्स, वो मेरे पास पास ऑन हो जाएगी, तो फिर वी विल डिस्कस। Sure, ma'am. राइट, Thank you चलो, so थैंक much. यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक अंकित, थैंक यू।